तो हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं बच्चों आप सभी का हमारे इस प्यारे से खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। तो यार कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, आप लोग की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी। ठीक है, तो 12th केमिस्ट्री का सिलेबस हमने शुरू किया हुआ बच्चों, आप लोगों को पता ही है। और कई सारे लेसन्स ऑलरेडी हम लोग ने खत्म किए हैं, सही है। अभी रिसेंटली मैंने खत्म किया था हमारा 12th लेसन अल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, और उसी के नीचे कई सारे बच्चों ने कमेंट किया कि सर जल्दी से अब जो नेक्स्ट लेसन स्टार्ट करना वो स्टार्ट करना केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। तो हम बच्चों आपके लिए आ गए हैं, आपने हुक्म किया और हम लोग हाजिर। सही है, ठीक है। सो आज बच्चों इस लेक्चर से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, सही है, और मैं इसे और भी इंटरेस्टिंग बनाने का ट्राई करूंगा आप सभी बच्चों के लिए। मैं चाहूंगा कि जितनी भी प्रैक्टिकल नॉलेज है, जितने भी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स है वो आपको दूं ताकि आप चीजों को और बेटर तरीके से समझ पाओ, सही है। तो आज से बच्चों इस लेक्चर से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं हमारी एक नए चैप्टर की जर्नी, दैट इज केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। ये है लेक्चर नंबर 1 और आज हम लोग सीखेंगे कुछ बेसिक टर्म्स कि आखिरकार थर्मोडायनेमिक्स होती क्या है और थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने के लिए हमें कौन कौन सी चीजें पता होनी चाहिए। जैसे मान लो अगर आपको बुक पढ़नी है ना, तो आपको ABCD आनी चाहिए, आपको अल्फाबेट्स पता होनी चाहिए कि भैया अल्फाबेट्स को रीड कैसे करते हैं, समझ रहे हो। तो इसी तरीके से अगर आपको थर्मोडायनेमिक्स पढ़नी है सो देयर आर सम बेसिक टर्म्स, उन टर्म्स के मतलब आपको पता होने चाहिए। अगर वो टर्म्स के मतलब आपको पता नहीं होंगे तो शायद आपको थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने में उतना मजा ना आए, उतना आपको चीजें समझ में ना आए, सही है। तो आज का पहला लेक्चर हम लोग शुरू ही इस चीज से करेंगे कि थर्मोडायनेमिक्स होती क्या है और इसके अंदर कुछ टर्म्स इससे रिलेटेड जो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। ये सेम लेसन, सेम तो नहीं कह सकता हूं, पर एक थर्मोडायनेमिक्स आप लोगों को फिजिक्स में भी देखने के लिए मिलेगा। तो यहां पे भी आप पढ़ोगे और वहां पे भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। और फिजिक्स की ही बात कर रहा हूं तो मैं आप लोगों को बता दूं कि फिजिक्स के, बायोलॉजी के और मैथ्स 1 मैथ्स 2 सबके ही सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीटेड है हमारे चैनल पर। तो अगर आपको बाकी के चैप्टर्स पढ़ने हैं, बाकी के सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, तो आप लोग प्लीज प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओ, वहां पे आप लोगों को बायोलॉजी की पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी, फिजिक्स की पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी, और तो और मैथ्स 1 मैथ्स 2 आपको सारे प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, सही है। और केमिस्ट्री के लेक्चर्स आप लोग को कंटिन्यू मिल रहे हैं, तो आपका सिलेबस हम लोग पूरी तरीके से कंप्लीट करवाएंगे इस चैनल के ऊपर, सही है, चलेगा। तो बच्चों आ जाओ, शुरू करते हैं। एक चीज और बता दूं आप लोग को कि अगर आप लोगों ने हमारे इस एप्लीकेशन को नहीं डाउनलोड किया है तो इस एप्लीकेशन को अपने फोन में जरूर से डाउनलोड कर लीजिएगा। काफी हेल्पफुल एप्लीकेशन है, कई सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलेंगी, जैसे नोट्स हो गए, बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम लोग यहाँ पर डालते हैं। और तो और अगर आपको कोई डाउट होता है केमिस्ट्री पढ़ते हो, सिंपल सी बात है, जो बच्चा पढ़ रहा है उसके मन में कभी ना कभी कोई ना कोई डाउट आता ही आता है। तो अगर आपको कोई भी डाउट आया केमिस्ट्री पढ़ते समय, बायोलॉजी पढ़ते समय, क्योंकि बायोलॉजी भी मैंने ही आपको पढ़ाई है, सही है, तो अगर कोई भी डाउट आता है आपको इन दोनों सब्जेक्ट्स के अंदर, तो आप डायरेक्टली बच्चों मेरे इंस्टाग्राम पे आ सकते हो, वहां पर आके मुझे मैसेज कर सकते हो, आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगी, सही बात है, ठीक है। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। चलो आ जाओ बातें करते हैं। देखो सबसे पहले तो हमें यह समझना है कि आखिरकार थर्मोडायनेमिक्स क्या है। पहले ये वर्ड समझो ना, उसके बाद आगे की चीज समझेंगे। अब देखो थर्मोडायनेमिक्स वर्ड का मतलब क्या है। थर्मो का मतलब होता है थर्मल। देखो ये जो थर्मो वर्ड आया ना, थर्मल, ये आया है थर्मल से, ठीक है, थर्मल से आया है वर्ड। और ये जो आपका डायनामिक्स है, डायनामिक्स का मतलब होता है चेंज। डायनामिक का मतलब क्या होता है? चेंज। और इसका मतलब क्या है कि आपका जो थर्मोडायनेमिक्स है ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ एक वर्ड है। थर्मो का मतलब होता है थर्मल, ठीक है, थर्मो का मतलब क्या होता है? थर्मल। और थर्मल को ही आप लोग एनर्जी भी कह सकते हो। थर्मल को ही आप लोग क्या कह सकते हो? एनर्जी। थर्मल मतलब क्या होता है? थर्मल इज अ काइंड ऑफ एनर्जी ना, हम लोग बोलते हैं ना थर्मल एनर्जी, सोलर एनर्जी, हीट एनर्जी, थर्मल, वैसे थर्मल भी एनर्जी होती है। तो थर्मल इज अ टाइप ऑफ एनर्जी, सही बात है। और डायनेमिक्स का मतलब क्या होता है? चेंज। तो इसका मतलब अगर किसी भी कंपाउंड नहीं, किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर, किसी भी फिजिकल स्ट्रक्चर के अंदर, किसी भी केमिकल स्ट्रक्चर के अंदर अगर उसका एनर्जी चेंज हो रहा है, अगर उसका एनर्जी चेंज हो रहा है तो उसका फिजिकल प्रॉपर्टी भी चेंज होगा, उसके केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज होंगे। समझ में आई बात? ठीक है। और इसी एनर्जी चेंज को हम लोग कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स। बात समझ में आ रही है? जैसे मान लो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि मैंने आइस लिया, ठीक है, मेरे फ्रीजर के अंदर आइस पड़ा हुआ था, मैंने आइस निकाला और उस आइस को मैंने बाहर रख दिया, सही है। अब कुछ टाइम बाद वो आइस क्या हो जाएगा? वापस मेल्ट होकर लिक्विड बन जाएगा। इसका मतलब उस आइस के अंदर कुछ ना कुछ फिजिकल चेंजेस आए, वो सॉलिड से लिक्विड बन गया। बात समझ में आ रही है? भले उसके अंदर केमिकल चेंजेस ना आए हो, जब वो आइस के फॉर्म में था तो भी H2O ही था, जब वो लिक्विड के फॉर्म में है तो भी H2O ही है।
केमिकल चेंजेस नहीं आए, मैं मानता हूं, पर उसके अंदर फिजिकल चेंजेस आए, बिल्कुल आए। वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, और विद इन दिस पीरियड ऑफ टाइम, इस कन्वर्जन के बीच में उसके अंदर एनर्जी भी तो चेंज हुई है, उसके अंदर हीट भी तो चेंज हुई है, उसके अंदर थर्मल भी तो चेंज हुआ है। सही बात है, ठीक है। पहले जब वो आइस के फॉर्म में था, उसके अंदर एनर्जी बहुत ही कम थी, हीट बहुत ही कम थी, फिर धीरे धीरे हीट उसके अंदर गई, हीट उसके अंदर गई, और फिर वो किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। नाउ लिक्विड हैज मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी, मोर अमाउंट ऑफ हीट एज कंपेयर टू दैट आइस। सही बात है। तो मतलब उसके आइस के अंदर चेंजेस आए हैं, उसके फिजिकल स्टेट के अंदर क्या आए हैं, चेंजेस आए हैं। दिस चेंजेस आर नथिंग बट अवर थर्मोडायनेमिक्स। समझ में ही बात, ठीक है। सो इसी चीज को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, थर्मोडायनेमिक्स। अब यहीं से आपका एक डेफिनेशन आ जाता है छोटा सा, इस डेफिनेशन को भी आप याद कर लो। वैसे तो डेफिनेशन जल्दी कभी पूछी नहीं जाती एग्जाम में, पर फिर भी आपको याद होनी चाहिए। थर्मोडायनेमिक्स का डेफिनेशन क्या है? थर्मोडायनेमिक्स, एक सेकंड अच्छे से लिखते हैं। So, it is a branch of a science which deals with the change of energy। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, अभी पूरा डेफिनेशन नहीं हुआ, वैसे बता रहा हूं, पहले समझ लो इतना। मैंने क्या बोला, थर्मोडायनेमिक्स क्या है? इट इज अ ब्रांच ऑफ अ साइंस विच डील्स विद, किसके साथ डील करता है बच्चों? ये डील करता है चेंज ऑफ एनर्जी। किसके साथ डील करता है बच्चों? ये चेंज ऑफ एनर्जी। किसके अंदर? ड्यूरिंग फिजिकल एंड केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन। बात समझ में आई? ठीक है, बात समझ में आई। तो मैंने क्या कहा कि जब क्या हो रहा था, ड्यूरिंग क्या हो रहा था, फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था या फिर केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था, दोनों हो सकता था। मैंने अभी आप लोग को आइस और वाटर का एग्जांपल बताया, वो फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन का एग्जांपल है। सही है। तो जब आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था किसी भी कंपाउंड का, चाहे वो ट्रांसफॉर्मेशन फिजिकली हो, चाहे वो ट्रांसफॉर्मेशन केमिकली हो, तो इन दिस ट्रांसफॉर्मेशन उसके एनर्जी के अंदर चेंज आया, उस कंपाउंड के, उस स्ट्रक्चर के, उस मॉलिक्यूल के एनर्जी के अंदर क्या आता है बच्चों? चेंज आता है। एंड दिस चेंज ऑफ एनर्जी लीड्स टू अ सब्जेक्ट कॉल्ड थर्मोडायनेमिक्स। तो इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं बच्चों कि थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हम लोग हमेशा एनर्जी चेंज के बारे में ही पढ़ेंगे। तो बात समझ में आ गई? इसका स्क्रीनशॉट ले ले और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलेगा? चलो आगे बढ़ते हैं, चलो आ जाओ। लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट टॉपिक। अब अपना अगला, अब देखो यहां से आप लोग थर्मोडायनेमिक्स सीख गए, मतलब पूरा नहीं सीखे हो। थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है थोड़ा थोड़ा आइडिया मिल गया आप लोग को, वर्ड समझ में आ गया। अब हम लोग को बच्चों कुछ टर्म्स पढ़ने हैं, टर्म्स इन्वॉल्व इन द थर्मोडायनेमिक्स, यही हमारे लेक्चर का भी नाम है। तो हमको टर्म्स सीखना शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि जब आपको ये टर्म्स पता होंगे ना, तभी आप थर्मोडायनेमिक्स को अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब आ जाओ, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टर्म है बच्चों सिस्टम एंड सराउंडिंग। क्या होता है सिस्टम, क्या होता है सराउंडिंग, दैट वी हैव टू नो। अब देखो ध्यान से सुनो, मान लो आप कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, ठीक है, जैसे मान लो आपने वाटर लिया है, ठीक है, आपने नॉर्मल सा वाटर लिया है और आप उस वाटर को बॉईल कर रहे हो। ठीक है, आपने क्या किया, उस वाटर को बॉईल किया। अब जब आप वाटर बॉईल कर रहे हो, तो आप उस वाटर को क्या दे रहे हो? एनर्जी दे रहे हो, आप हीट दे रहे हो ना अंदर से। हीट इज नथिंग बट एनर्जी, हीट इज अ काइंड ऑफ एनर्जी। तो आप क्या कर रहे हो? उस वाटर को हीट दे रहे हो, और एक टाइम ऐसा आएगा कि वाटर के पास इतनी ज्यादा एनर्जी हो जाएगी कि वो वाटर जो लिक्विड फेज में था, अब वो गैसियस फेज में कन्वर्ट होने लगेगा, और उसकी वहां पे भाप निकलने लगेगी, वेपर्स निकलने लगेगा, आप ऐसा कह सकते हो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि आप अभी स्टडी किसको कर रहे हो? आप स्टडी कर रहे हो उस वाटर को। सही है, आप स्टडी किसको कर रहे हो? उस वाटर को स्टडी कर रहे हो। वो वाटर कैसे एनर्जी को एब्जॉर्ब करके लिक्विड से गैस बन रहा है, दैट यू आर स्टडिंग। आप एक साइंटिस्ट हो, इमेजिन करो यू आर अ साइंटिस्ट, और आप ये प्रैक्टिकल अपने लैब में या फिर अपने जहां पे भी आप प्रैक्टिकल कर रहे हो, आप वहां पे प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हो। तो इन दिस कंडीशन, इस समय पर ये जो वाटर है, ये जो आपका हीटर है, ये जितनी भी चीजें है ना जिसके ऊपर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, जिस सब्जेक्ट पे आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, दैट सब्जेक्ट, दैट थिंग इज द सिस्टम। उस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? सिस्टम कहेंगे। समझ में आया? सिस्टम मतलब क्या? नहीं समझा? वापस सुनो। देखो
जैसे मान लो मैं इसके ऊपर स्टडी कर रहा हूं कि आखिरकार ये किस मटेरियल का बना है, तो मैंने क्या किया, यहां से नीचे से एक लाइटर लिया और इसके ऊपर आग लगा दिया। अब ये तो है तो प्लास्टिक ही ना, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, यहां से मेल्ट होने लगेगा, मेल्ट होने लगेगा, मतलब ये सॉलिड किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो गई, फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। और ये क्यों हुआ, क्योंकि मैंने इसको हीट दिया ना बच्चों, मैंने उसको एनर्जी दिया। जब मैंने एनर्जी दिया तो इसके एनर्जी के अंदर चेंज आया होगा। अभी इसके अंदर कुछ और एनर्जी है, पर जैसे मैंने लाइटर से इसको हीट दिया, इसके अंदर कुछ और एनर्जी आ गई, तो भैया हीट चेंज हो रहा है, मतलब थर्मोडायनेमिक्स है। पर मैं स्टडी किसको कर रहा हूं, मैं सिर्फ इस पेन को स्टडी कर रहा हूं, मैं इस लाइटर से इस पेन को स्टडी कर रहा हूं। तो मेरे लिए एज मैं कह सकता हूं एज अ प्रैक्टिशनर और यू कैन से एज अ एक्सपेरिमेंटर, मेरे लिए ये जो सब्जेक्ट है ना, ये जो पेन है ना, दिस पेन इज अ सिस्टम। ये पेन क्या है बच्चों, हमारा सिस्टम है, सही है। और इस पेन को छोड़कर इस दुनिया में जितनी भी चीज है, इस पेन को छोड़कर, मतलब मैं जिसके ऊपर स्टडी कर रहा हूं उस चीज को छोड़कर इस दुनिया में जितनी भी चीज है, वो चीज मेरे लिए है सराउंडिंग। समझ में ये बात, तो सराउंडिंग तो नाम से समझ में आता है कि जो आजू बाजू वाली चीज है, दैट इज नथिंग बट अ सराउंडिंग। तो अगर मैं इस पेन पे स्टडी कर रहा हूं, इस पेन के अंदर क्या हीट आने पर क्या हो सकता है, दैट इज आई एम स्टडिंग। तो इस पेन को छोड़कर इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, वो सारी की सारी चीजें मेरे लिए सराउंडिंग हो जाएंगी। इवन द हवा, ये जो एयर है जो मेरे आसपास घूम रही होगी ना, ये भी मेरे लिए सराउंडिंग का काम करेगी। समझ में आई बात, तो सिस्टम समझ में आ गया, ठीक है। वो एल्विश यादव वाला सिस्टम की बात नहीं कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं कि हमारा ये पेन है जिसको मैं स्टडी कर रहा हूं, दैट इज नथिंग बट अवर सिस्टम। सही है, समझ में आ गई बात। अब देखो, अगर आप सिस्टम को और सराउंडिंग को, अपने आसपास जितनी भी चीजें हैं उन दोनों को ऐड कर दो, तो आपका पूरा यूनिवर्स बन जाता है। ये पूरी दुनिया क्या है, यूनिवर्स। और यूनिवर्स में आप सिर्फ एक चीज पे स्टडी कर रहे हो, दैट पर्टिकुलर वन थिंग इज द सिस्टम। और जो बची हुई जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी क्या है बच्चों, सराउंडिंग है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, कैन आई राइट कि आपका जो सिस्टम है और आपका जो सराउंडिंग है, अगर इन दोनों को मैंने ऐड किया, तो यही क्या कहलाता है बच्चों, यूनिवर्स कहलाता है। ठीक है, यूनिवर्स, DERS, हाँ सही बात है। तो यही क्या कहलाता है बच्चों, यूनिवर्स कहलाता है। आपको चीजें समझ में आ रही हैं, आई होप बच्चों आप लोग को चीजें जो है वो समझ में आ रही होंगी, जितनी भी चीजें मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, समझ में आई बात। अब सिस्टम का डेफिनेशन लिख लेते हैं, आ जाओ। सिस्टम क्या है, अब देखो, सिस्टम और सराउंडिंग दोनों यूनिवर्स के पार्ट हैं। यूनिवर्स के अंदर ही है ना, हम लोग भी कहाँ है, यूनिवर्स के अंदर ही है। ये पेन भी कहाँ पे है, यूनिवर्स के अंदर ही है। तो अगर मैं इस चीज को स्टडी कर रहा हूं, दैट इज नथिंग बट अवर सिस्टम, और बाकी की जो जितनी भी चीजें हैं वो सराउंडिंग। सही बात है। तो अगर मैं सिस्टम की बात करूं, तो सिस्टम का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, सिस्टम का डेफिनेशन हो जाएगा बच्चों, इट इज अ पार्ट ऑफ अ यूनिवर्स। समझ रहे हो, सिस्टम क्या है, सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ अ यूनिवर्स विच इज अंडर थर्मोडायनेमिक इन्वेस्टिगेशन। थर्मोडायनेमिक इन्वेस्टिगेशन समझ में आती है ना, जो चीज आप, जिसके ऊपर आप ध्यान लगा रहे हो। जैसे पुलिस वाले लोग करते हैं ना, पुलिस लोग करते हैं कि एक केस के ऊपर ध्यान लगाते हैं, तो भैया उनकी पूरी जिंदगी वही है, वही उनका सिस्टम है। बाकी की दुनिया में जितनी भी चीजें, दैट इज नथिंग बट सराउंडिंग। पर हम लोग उनके पर्सपेक्टिव से नहीं पढ़ेंगे, हम लोग केमिकल्स के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे, मॉलिक्यूल्स के रिएक्शंस के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे, बिकॉज वी आर स्टडिंग केमिकल थर्मोडायनेमिक, नॉट फिजिकल थर्मोडायनेमिक और एनीथिंग। सही है, तो हम लोग केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देख रहे हैं। सही बात है। सो जो भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, जैसे मान लो मैंने आपको बताया ना, आप चाय बना रहे हो, मान लो आप चाय बना रहे हो, फॉर एन एग्जांपल आप चाय बना रहे हो, आपने पानी लिया है, पानी के अंदर आपने दूध डाली, शक्कर डाली, चाय पत्ती डाली, और कुछ होता है ना अदरक, जो जितनी भी चीजें सब डाल दी। तो आप किस पे काम कर रहे हो, आप अपनी चाय पे काम कर रहे हो। तो आपके लिए आपका जो चाय का पतीला है, उसके अंदर जो भी चीजें हैं, दैट इज योर सिस्टम। वो आपका क्या है, सिस्टम। समझ में आ रही है बात, ठीक है। और इस चाय को छोड़कर इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, इंक्लूडिंग द एयर, दैट इज योर सराउंडिंग। समझ में आई बात। तो ये सिस्टम का डेफिनेशन समझ में आ गया। सिस्टम क्या है, सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ अ यूनिवर्स। क्या है सिस्टम, सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ अ यूनिवर्स, जो क्या है, अंडर द थर्मोडायनेमिक इन्वेस्टिगेशन। थर्मोडायनेमिक इन्वेस्टिगेशन जिसके ऊपर चल रही है, जो चीज आप स्टडी कर रहे हो, दैट इज नथिंग बट अवर सिस्टम। सराउंडिंग क्या है, सराउंडिंग बच्चों, सराउंडिंग भी एक यूनिवर्स का ही पार्ट है, अदर देन द सिस्टम।
सिंपल सी बात है, ऐसे ही लिख लो। क्या लिख सकते हो आप? सराउंडिंग का डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? इट इज ए पार्ट ऑफ अ सिस्टम, इट इज ए पार्ट ऑफ अ सिस्टम अदर देन सिस्टम, नहीं पार्ट ऑफ अ सिस्टम नहीं भाई, पार्ट ऑफ अ यूनिवर्स, आई एम सो सॉरी, पार्ट ऑफ अ यूनिवर्स अदर देन सिस्टम, अदर देन सिस्टम। समझ में आई बात? तो सिस्टम को छोड़कर इस यूनिवर्स में जो भी है दैट इज नथिंग बट अवर सराउंडिंग। तो नाम से पता चल रहा है ना कि जो मेरे बाजू बाजू में है दैट इज नथिंग बट सराउंडिंग। भाई तेरे सराउंडिंग में क्या है? मेरे सराउंडिंग में यहाँ पे बोर्ड है, चेयर्स रखे हैं, ठीक है, मॉनिटर है, तो दिस इज माई सराउंडिंग। और मैं इस बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ तो ये मेरे लिए सिस्टम है। समझ रहे हो ना, एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ, दैट इज नथिंग बट। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो स्क्रीनशॉट ले लो सबके डेफिनेशंस। आई होप आप लोग को बच्चों डेफिनेशंस समझ में आ गए हैं। आई होप बच्चों आप लोग को डेफिनेशन समझ में आ गए हैं। क्लियर है? समझ में आ गया बच्चों? ठीक है, सही बात है ना। जैसे मान लो वही चीज एग्जांपल है कि आपने एक चाय, आपने मान लो एक पतीला लिया जिसके अंदर आप पानी उबाल रहे हो, तो ये आपके लिए सिस्टम है कि आप इसके ऊपर काम कर रहे हो। और इस दुनिया में सिस्टम को छोड़ के बाकी जितनी भी चीजें हैं सब आपके लिए क्या है? सराउंडिंग। और इन दोनों को मिला दोगे ये क्या हो जाएगा बच्चों? यूनिवर्स। ये दोनों क्या हो जाएगा आपका? समझ में आ गई? तो ये लाइन भी हमेशा याद रखना कि सिस्टम प्लस सराउंडिंग हमेशा क्या बनाता है बच्चों? यूनिवर्स बनाता है। सिस्टम और सराउंडिंग को जोड़ दोगे तो यूनिवर्स हो जाता है। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। डन है? आगे चले, चलो लेट्स मूव। कहाँ गया? ओके, टाइप्स ऑफ सिस्टम। अब देखो सिस्टम की तो हम लोग ने बात कर ली कि सिस्टम क्या होता है, जो इसके ऊपर हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जिसके ऊपर हम लोग ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, दैट इज नथिंग बट अवर सिस्टम। अब सिस्टम्स के टाइप्स है अलग अलग। ठीक है, तो आ जाओ पढ़ते हैं तीनों टाइप्स को। तीन टाइप्स एक्चुअल में। किस बेसिस पे बच्चों ये डिवीजन है ये भी पहले जान लो। दिस टाइप, ये जो टाइप हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, दिस टाइप्स इज बेस्ड अपॉन एक्सचेंज स्पेलिंग क्या है यार? गलत हो जाती है स्पेलिंग। एक्सचेंज ऑफ मैटर एंड हीट। आप हीट बोल सकते हो, आप इसी हीट को एनर्जी भी कह सकते हो, चलेगा, कोई देयर इज नथिंग वरी अबाउट। ठीक है, सो हीट भी लिख सकते हो, एनर्जी भी लिख सकते हो, ब्रैकेट में डाल दे, थर्मल भी लिख दो, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई आपके मार्क्स नहीं कटे। और मैंने लिखा मैटर। मैटर मतलब क्या होता है? मास। मैटर का मतलब क्या होता है बच्चों? मास। वो वाला मैटर नहीं जो हम लोग अपनी गली मोहल्लों में कर लेते, भाई मैटर हो गया आजा भाई, ठीक है भाई सामान लेके पहुंच, हाँ बंदे लोग को भी फोन करते, ठीक है, समझ रहे हो? सो वी आर स्टडिंग टाइप्स ऑफ द सिस्टम। अब ये जितने भी टाइप्स है ये किसके ऊपर बेस्ड है बच्चों? ये बेस्ड अपॉन द एक्सचेंज ऑफ मैटर एंड हीट। अगर एक्सचेंज होगा तो एक टाइप का सिस्टम, नहीं होगा तो एक टाइप का सिस्टम। वही चीज हम लोग को पढ़नी है। सबसे पहला जो टाइप है, द फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम, ठीक है। दूसरा है, एक ओपन है तो दूसरा होगा क्लोज सिस्टम। क्लोज्ड सिस्टम। और एक होता है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम। अब हम लोग समझेंगे एक एक चीज, समझ के एक एक चीज कर करके हम लोग समझेंगे। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे, एक एक चीज हम लोग देखेंगे और समझेंगे। सुनो, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ओपन सिस्टम की। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल लो, जैसे मान लो बच्चों आप लोग पानी उबाल रहे हो, ठीक है, पानी उबाल रहे हो, आपने पानी उबाली और उबाल के आपने ग्लास के अंदर लाके रख दिया, ठीक है। आपने बोला कि ले मुन्ना ये गर्म पानी पी ले, तुम्हारी सेहत के लिए फायदेमंद है। अब आपने उस पानी के ग्लास को ओपनली रखा है, लाके ऐसे ओपनली रख दिया। अब जब वो पानी गर्म था, मतलब गर्म है अभी अभी वो पानी, तो उसके अंदर से क्या निकल रही है? भाप निकल रही है। सही बात है ना, भाप निकल रही है ना, उसके अंदर से वेपर्स निकल रही है। वो वेपर्स क्या है? वो वेपर्स बच्चों लिक्विड ही थे,
पर आपने उस पानी को इतना ज्यादा उबाल दिया जिसकी वजह से क्या हो गया, वो लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो गया, जिसकी वजह से वहां से क्या निकलने लगे, भाप निकलने लगे, जिसकी वजह से मास कम हो गया। तो मतलब एक्सचेंज ऑफ मास हो पाया, बिल्कुल हो पाया। अगर आपने एक खुला पानी का ग्लास रखा है, जैसे मान लो मेरे पास क्या है दिखाने में, जैसे मान लो ये बॉटल है, ठीक है, फॉर एन एग्जांपल ये बॉटल है। अब ये बॉटल मैंने ओपन करके रख दिया और इस बॉटल के अंदर गर्म पानी, एकदम गर्म पानी, ठीक है, अभी मैं एकदम गर्म गर्म पानी लेकर आया, उस बॉटल के अंदर मैंने रख दिया और इसको ओपन करके मैंने ऐसे प्लेस कर दिया। होगा क्या, इसके अंदर से भाप निकलेगी, बिल्कुल निकलेगी। तो मतलब एक्सचेंज ऑफ मैटर हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। आपके सिस्टम के अंदर से, आपके सिस्टम के अंदर से जो मैटर है वो सराउंडिंग में जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, जा रहा है ना, क्योंकि यहां से क्या निकल रही है, वेपर्स निकल रही है। और ये वेपर्स क्या थी, वाटर की वेपर्स थी ना, जो आपने पहले नॉर्मल थी, उसमें जब आपने उसको हीट किया तो वेपर्स में कन्वर्ट हो गई, आपका मास क्या हो गया, एक्सचेंज हो रहा है, बिकॉज आपने इसको ओपन करके रखा है। साथ ही साथ अब पानी गर्म है, तो भैया कुछ टाइम बाद, क्या 1 घंटे बाद वो पानी उतना ही गर्म होगा? आपने ग्लास के अंदर लाके रख दिया तो क्या 1 घंटे बाद वो पानी उतना ही गर्म होगा? नहीं, इस बॉटल के अंदर लाके रख दिया तो भैया पानी ठंडा होगा ना, धीरे धीरे आपका हीट क्या होगा, यहां से बाहर निकलेगा। तो मतलब हीट भी एक्सचेंज हो पाएगा और मैटर भी एक्सचेंज हो पाएगा ड्यूरिंग इन दिस कंडीशन। अगर आपने इसे ओपन बॉटल लाके रख दी तो इस कंडीशन में आपका जो हीट है वो भी क्या होगा, यहां से बाहर निकल जाएगा, इस बॉटल के साइड से हीट बाहर निकल जाएगा, सही है। और जो मैटर है वो भी क्या हो जाएगा, ऊपर से बाहर निकल जाएगा। मैटर मतलब क्या, मास। तो जो वाटर है, वाटर वेपर बनके यहां से मास भी बाहर निकल रहा है। तो मतलब इस कंडीशन में जब आपने एक बॉटल में गर्म पानी खुला करके रख दिया, उसके अंदर से उसका ढक्कन लगा के नहीं रखा, तो उस कंडीशन में मास भी एक्सचेंज होगा और मैटर भी एक्सचेंज होगा। ऐसे सिस्टम को बच्चों हम लोग ओपन सिस्टम कहते हैं। सही बात है ना, जैसे देखो बॉटल ओपन है तो ओपन सिस्टम, ऐसे याद रखो, ठीक है। सो दिस सिस्टम इज नोन एज ओपन सिस्टम, जहां पे एक्सचेंज ऑफ मास और एक्सचेंज ऑफ एनर्जी होती है, ठीक है, ठीक है, समझ में आई बात। तो इसका डेफिनेशन कैसे हो जाएगा, आज लिख लेते हैं। इसका डेफिनेशन हो जाएगा बच्चों, द सिस्टम इन विच the exchange of matter and heat को आप क्या लिख सकते हो, एनर्जी लिख सकते हो ब्रैकेट डाल के। तो एक्सचेंज ऑफ मैटर भी हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ हीट भी हो रहा है। किसके साथ हो रहा है, विथ द सराउंडिंग के साथ हो रहा है। सराउंडिंग में हीट भी जा रही है, सराउंडिंग में मैटर भी जा रहा है, सही है। तो मैंने क्या बोला, सिंपल सा डेफिनेशन है कि द सिस्टम इन विच द एक्सचेंज ऑफ मैटर एंड हीट विथ सराउंडिंग इज अकर, मतलब जहां पे ये होगा, दिस सिस्टम इज कॉल्ड एज, ऐसा आप लिख सकते हो, इज कॉल्ड एज आपका ओपन सिस्टम। इसी को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, ओपन सिस्टम। क्लियर है, समझ में आ गया ओपन सिस्टम क्या होता है, समझ में आ गया, ठीक है। सो दिस इज द सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन जो बच्चों में दे सकता था। आपकी बुक में चाय का एग्जांपल दिया है, ठीक है, कि चाय, मान लो एक मैंने चाय का मग लिया और लाके रख दिया, नॉर्मली उसको मैंने क्लोज नहीं किया, तो उसके अंदर से वेपर्स निकलेंगे, तो मतलब वेपर्स निकल रहे हैं, तो मतलब वो वेपर सराउंडिंग में जा रहा है, तो मतलब आपका मैटर भी एक्सचेंज हो रहा है। और वो चाय धीरे धीरे ठंडी भी हो रही है ना, क्यों, क्योंकि भैया उसके अंदर से हीट भी लॉस हो रही है, तो मतलब आपका सराउंडिंग में हीट भी जा रहा है। तो एक्सचेंज ऑफ, इस कंडीशन में एक्सचेंज ऑफ मैटर भी हो रहा है और इसी कंडीशन में एक्सचेंज ऑफ हीट भी हो रहा है। तो ऐसे सिस्टम को हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, ओपन सिस्टम, ठीक है। ऐसे सिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे, ओपन सिस्टम। बात समझ में आई, बात समझ में आई बच्चों। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट बच्चों हमारा क्लोज्ड सिस्टम। अब देखो इसके अंदर थोड़ा सा ट्विस्ट है। यही पानी का बॉटल, जब तक इसके ऊपर कैप नहीं लगाया था, ये क्या था बच्चों, ये क्या था आपको, ओपन सिस्टम। अब मान लो मैंने इसका कैप लिया, गरम गरम पानी, एकदम गरम पानी इसके अंदर, अभी भी मैंने कैप लिया और इस कैप को इसके ऊपर लगा दिया, इस ढक्कन को इसके ऊपर फिट कर दिया। अब आप बताओ क्या होगा, कौन कौन सी चीजें अब एक्सचेंज होगी? क्या मैटर एक्सचेंज होगा? बताओ, क्या मैटर एक्सचेंज होगा? नहीं हो सकता ना, क्योंकि जो भी वेपर्स है अब तो यहीं पर ट्रैप हो गए। अब ये वेपर्स बाहर जा ही नहीं सकते, अब ये वेपर्स सराउंडिंग में जा ही नहीं सकते ना, तो वेपर्स यहीं पर ट्रैप हो गए। मतलब अब अगर आपने इसके ऊपर ढक्कन लगा दिया, ठीक है, अगर आपने इसके ऊपर ढक्कन लगा दिया, सो इन दिस कंडीशन आपका मैटर एक्सचेंज नहीं होगा।
ठीक है, इस कंडीशन में आपका मैटर एक्सचेंज नहीं होगा, लेकिन हीट तो अभी भी एक्सचेंज होगी, क्योंकि अगर आपने इस गर्म पानी की बोतल कैसे रख दिया तो कुछ टाइम बाद ये ठंडा हो जाएगा ना, तो मतलब हीट साइड साइड से एक्सचेंज होगी। ठीक है, हीट जो है बच्चों आपका साइड साइड से एक्सचेंज होगा, पर अब मैटर एक्सचेंज नहीं होगा। ऐसे सिस्टम को हम लोग कहते हैं क्लोज्ड सिस्टम। ठीक है, तो आपके बुक में क्या दिया हुआ है कि आपने चाय का जो मग लिया था, उस चाय के ऊपर आपने एक प्लेट रख दी, प्लेट की वजह से जो भी भाप निकल रहा था, जो भी उसके अंदर से वेपर्स निकल रहे थे, वो उसी सिस्टम में ट्रैप हो गए। अब वो वेपर्स बाहर नहीं जा सकते, सराउंडिंग में नहीं जा सकते, पर वो चाय अभी भी ठंडी होगी, वो चाय बच्चों अभी भी ठंडी होगी, समझ रहे हो? ठीक है, तो मतलब हीट वहां से अभी भी एक्सचेंज हो रही है। तो ऐसे सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? क्लोज्ड सिस्टम। क्या होगा इसका क्लोज सिस्टम का डेफिनेशन? क्या होगा? इसी में से छाप लो बस, कुछ नहीं। द system in which exchange of matter, नहीं exchange of energy, देखो आप क्या लिख सकते हो, हीट occur but exchange of matter do not occur with surrounding। इसके साथ बच्चों, सराउंडिंग के साथ। तो ऐसे सिस्टम को हम लोग क्या कहेंगे? देन दिस सिस्टम, थोड़ा छोटा लिख रहा हूं बच्चों में, दिस सिस्टम इज कॉल्ड एज, क्या होता है? क्लोज्ड सिस्टम। अगर मेरे को सॉरी, अगर आपको लिखा हुआ नहीं समझ में आ रहा है तो मैं जो बोल रहा हूं वो तो समझ में आ रहा होगा ना, वो लिख लेना, क्लोज्ड। समझ में आई बात? तो ये बच्चों इसका डेफिनेशन बन गया। क्लियर है? बहुत ही इजी फंडा है, कुछ ज्यादा हार्ड है नहीं। क्लोज सिस्टम मतलब क्या? ऐसा सिस्टम जहां से बच्चों एक्सचेंज ऑफ एनर्जी होगा, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी अकर, बट एक्सचेंज ऑफ मैटर डज नॉट अकर। यहां पे एक्सचेंज ऑफ मैटर नहीं होगा। ऐसे एक्सचेंज को, ऐसे सिस्टम को हम लोग क्या कहेंगे बच्चों? क्लोज्ड सिस्टम। ठीक है, ऐसे सिस्टम को हम लोग क्या कहेंगे? क्लोज्ड सिस्टम। तो पढ़ लिया, ओपन सिस्टम पढ़ लिया, क्लोज सिस्टम पढ़ लिया, बहुत आसानी से। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है बच्चा आपका आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, अब यहां पे जगह नहीं बची है, इसलिए मैं अगले पेज पे जा रहा हूं और यहां पे समझूंगा, दूंगा मैं आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेने का मौका भी दूंगा, टेंशन मत। नेक्स्ट, आइसोलेटेड सिस्टम। अब आइसोलेटेड सिस्टम क्या है? आइसोलेटेड सिस्टम क्या है? देखो, मान लो जो मैंने गर्म पानी लिया था, गर्म पानी, अब इस बार मैं इस गर्म पानी को इस बॉटल में नहीं रखता, अब मैं इस गर्म पानी को थर्मस में डाल देता हूं। थर्मोस्टेट होता है ना, थर्मस, पता है ना आप लोग को? तो उसके अंदर हम लोग कहते हैं ना कि गर्म चीजें गर्म रहती हैं और ठंडी चीजें ठंडी रहती हैं, मतलब उसके अंदर हीट एक्सचेंज नहीं होता। अगर आप उसके अंदर ठंडा पानी डाल दो तो वो ठंडा ही रहेगा। ठीक है, मेरे पास था एक थर्मस, तो मैं एक बार एक स्टेशन पे था, वहां से मैंने ठंडा पानी भर लिया। 8 घंटे बाद भी वो पानी उतना ही ठंडा था जितना मैंने उस स्टेशन पर भरा था। समझ रहे हो? मेरे पास एक थर्मस था। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है बच्चों कि आपका जो थर्मस है वो हीट को अंदर आने नहीं दे रहा, या फिर हीट को बाहर जाने नहीं दे रहा। अगर आपने उसके अंदर गर्म चाय भी भरी है ना, तो वो चाय भी आपकी गर्म ही रहेगी, बहुत ज्यादा समय तक गर्म ही रहेगी। समझ रहे हो? एक्चुअली 100% गर्म नहीं रहेगी हमेशा, थोड़ा लॉस होगा। ऐसा तो नहीं है कि आप गर्म पानी डाल दो थर्मस के अंदर और 100 साल के लिए उस थर्मस को कहीं गाड़ दो, फिर भी आपको गर्म का गर्म पानी मिलेगा। ऐसा नहीं होता। 100% कोई भी चीज नहीं होती, 100% एफिशिएंट नहीं होती। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक भी हमको यही बताता है, जो हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के। ठीक है, तो बट कुछ टाइम तक ऐसा आप लोग उसके अंदर देखने मिलेगा, कुछ टाइम तक, कि बच्चों उसके अंदर हीट एक्सचेंज नहीं होगी और मैटर भी एक्सचेंज नहीं होगा। सही बात है ना? अगर मैंने थर्मस को बंद कर दिया एकदम अच्छे से, तो उसके अंदर से ना मैटर निकलेगा, मतलब ना वेपर्स बाहर निकलेंगे, गर्म पानी है, वेपर्स बाहर नहीं निकल रहा है, साथ ही साथ उसकी हीट भी बाहर नहीं निकल रही है, उसकी हीट अंदर ही ट्रैप हो गई। उसके अंदर जो हीट थी वो भी क्या है बच्चों? अंदर ही ट्रैप हो गई। सही बात है? तो मतलब ऐसा सिस्टम जहां पर ना हीट का एक्सचेंज हो रहा है, ना ही मैटर का एक्सचेंज हो रहा है, ऐसे सिस्टम को हम लोग क्या कहेंगे बच्चों? आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, और थर्मोस्टेट या थर्मस इसका बहुत अच्छा एग्जांपल हो सकता है। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे? द
सिस्टम इन विच exchange of matter and exchange of energy, एनर्जी का ही मतलब क्या है बच्चों, हीट। तो दोनों लिख सकते हैं, मैं आपको दोनों लिख के दे दे रहा हूं, दोनों लिख सकते हो। तो एक्सचेंज ऑफ मैटर एंड एक्सचेंज ऑफ एनर्जी डज नॉट अकर, डज नॉट अकर, दोनों ही नहीं होता, डज नॉट अकर, देन दिस सिस्टम, then this system is called as isolated system। सही है। और इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनते हैं, बच्चे सोचते हैं सर इसके ऊपर कौन सा क्वेश्चन आएगा, बोर्ड में आता है बहुत बार, डेफिनेशन आ जाता है, डिफाइन सिस्टम, डिफाइन सराउंडिंग। ये तो जब मैं बोर्ड में था ना, आई गेस 2017 की बात है, जब मैं 12th स्टैंडर्ड का एग्जाम दिया था मैंने, 17 में ना, हाँ 17 में, उस टाइम पे ये क्वेश्चन आया था सिस्टम एंड सराउंडिंग वाला। पता नहीं इस बार भी आ जाए, ठीक है। तो पढ़ के रखो, छोटे छोटे डेफिनेशन है और इजी इजी डेफिनेशन, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हो गया। अच्छा, पहले वाले का नहीं लिया था ना स्क्रीनशॉट, इसका भी ले लो। अच्छे से लिखना, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो, अपने बुक में नोट्स बनाओ। हो गया, ठीक है। सो वही मैं कह रहा था कि मैं तो आप लोगों को लिखा के दे दूंगा, पर आप लोग को अपने नोट्स खुद से बनाने पड़ेंगे, और इसी तरीके से बनाओ जैसे मैंने बनाया ना, डायग्राम से, ऐसा चार्ट, फ्लो चार्ट, इसी कंडीशन में बनाओ। छोटे छोटे डेफिनेशन लिखो, ऐसे छोटे छोटे, क्योंकि जब आप बाद में रिवीजन करोगे ना, तो आप लोग के लिए सारी चीज़ें बेनिफिशियल होगी। बड़ा बड़ा सेंटेंस लिख दोगे, 4-4 पेज का ऐसे बना बना के लिख दोगे तो नहीं होगा। फिर पढ़ने बैठोगे, बोलोगे यार कितना बड़ा लेसन है, ये तो मेरे से नहीं होगा, फिर रोने लग जाओगे। समझ रहे हो, बहुत सारे बच्चों के साथ हो जाएगी, सर इतना बड़ा लेसन है, मेरे से तो नहीं हो रहा, मैं क्या करूँ, कूद जाऊँ, मतलब समझ रहे हो, ठीक है। तो ये सब नहीं करना है, छोटे छोटे पॉइंट्स में लिखो, ये सारी चीज़ें अच्छे से याद हो जाएगी, ठीक है। पानी पी लेता हूँ मैं, तब तक लिख लो आप लोग फटाफट, वीडियो को पॉज करो, लिखो, कोई बात नहीं, मैं इधर ही हूँ। लिख लिया, चले आगे, चलो लेट्स मूव, आगे चलते बच्चों। तो हो गया, आगे चलते। अगला क्या है बच्चों, प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम, दो प्रकार की प्रॉपर्टी है, हमें ये भी पढ़नी है। आ जाओ देखते, दो प्रकार की प्रॉपर्टीज हमें पढ़नी है हमारे प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम के अंदर ठीक है। सबसे पहली प्रॉपर्टी है, दो क्यों चलता है यार पेन, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। समझाऊंगा क्या होता है, पहले नाम लिख लो, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। और दूसरा क्या होता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। इंटेंसिव ही है ना, एक बार देख के बताना मेरे को टेक्स्ट बुक। प्रॉपर्टी, सही है। सो दो प्रॉपर्टीज है बच्चों सिस्टम की, दो प्रकार के अलग अलग सिस्टम्स होते हैं, दो अलग अलग प्रॉपर्टीज है। एक है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और एक है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब ये प्रॉपर्टी डिपेंड किसके ऊपर है, ये जो क्लासिफिकेशन हो रहा है ये किस चीज के ऊपर हो रहा है, ये हो रहा है बच्चों, दिस प्रॉपर्टी इज डिपेंड ऑन डिपेंडेंस, डिपेंडेंस ऑन मैटर, या फिर अमाउंट ऑफ मैटर, डिपेंडेंस ऑन अमाउंट ऑफ मैटर। समझ रहे हो, बताऊंगा, समझाऊंगा, टेंशन मत लो। ये प्रॉपर्टी किसके ऊपर डिपेंड करती है, डिपेंडेंस ऑफ अमाउंट ऑफ मैटर। कौन सी प्रॉपर्टी अमाउंट ऑफ मैटर के ऊपर डिपेंडेंट है, ये हमको पता करना है, ठीक है। देखो वो तो मैं आप लोग को बता दूंगा, और आप लोग याद कैसे रखना वही बताऊंगा मैं आप लोग को, ठीक है। तो दो प्रॉपर्टी है बच्चों, एक है आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और एक है बच्चों आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब
कुछ कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज होती है, जैसे फिजिकल, ऐसे कुछ कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है जो नंबर ऑफ मैटर के ऊपर डिपेंड करती है कि भैया अगर ज्यादा नंबर ऑफ मैटर होगा तो वो प्रॉपर्टीज बड़ी हो जाएंगी, अगर कम नंबर ऑफ मैटर होगा तो वो प्रॉपर्टीज कम हो जाएंगी, ठीक है। पर कुछ कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती है बच्चों जो नंबर ऑफ मैटर पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है। सो इस सब के एग्जांपल भी दूंगा, बताऊंगा भी। जैसे मान लो एक एग्जांपल देता हूं मैं, नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल ये मैंने आप लोग को पढ़ाया हुआ है, ठीक है। मोलैलिटी मोलैरिटी पढ़ाया ना, ये नहीं पढ़ाया तो 11th में ही पढ़ा होगा आप लोग ने। तो नंबर ऑफ मोल मतलब क्या है, आपके पास जो सॉल्यूशन है उसके अंदर कितने नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट है आपके कंपाउंड के, जो भी आपने कंपाउंड लिया है उसके कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। अगर आपने ज्यादा सॉल्यूशन लिया है तो ज्यादा नंबर ऑफ मोल, अगर आपने कम सॉल्यूशन लिया है तो कम नंबर ऑफ मोल। मतलब अमाउंट ऑफ मैटर पे आपका नंबर ऑफ मोल डिपेंड्स है, बिल्कुल डिपेंड है। वहीं दूसरी जगह मान लो मैंने एग्जांपल लिया डेंसिटी, डेंसिटी मैंने एक एग्जांपल लिया, डेंसिटी भी एक प्रॉपर्टी है। अब डेंसिटी मान लो पानी की डेंसिटी मैं फाइंड कर रहा हूं, अब चाहे पानी आप 1 लीटर लो, पानी आप 100 ml लो या पानी आप 1 ml लो, उसकी डेंसिटी तो सेम ही रहेगी। तो मतलब डेंसिटी अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती, समझ में ये बात। जो डेंसिटी है, चाहे वो डेंसिटी हो गया, टेम्परेचर हो गया, ये सब अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता। चाहे कितनी भी ज्यादा अमाउंट हो, चाहे कितनी भी कम हो, वो प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी। बट देयर आर सम प्रॉपर्टीज जो अमाउंट के साथ चेंज होती है, सही है। तो इसी के ऊपर हमको पढ़ना है बच्चों, दो प्रॉपर्टीज, एक है आपका एक्सटेंसिव और एक है आपका बच्चों इंटेंसिव प्रॉपर्टी। समझ में आई बात। अब अगर मैं बात करूं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की, तो देखो इसका डेफिनेशन सुनो। ये वो प्रॉपर्टी है जो डिपेंडेंट होती है अमाउंट ऑफ मैटर पे, ठीक है। द प्रॉपर्टी which depend on the amount of matter present in the system is called as extensive property, extensive प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो मैं इसीलिए बोल बोल के लिख रहा हूं कि अगर किसी बच्चे को मेरी हैंडराइटिंग ना समझ में आए तो वो अपनी बुक में वो चीजें लिख ले, ठीक है। वो चीजें अपने बुक में बच्चों लिख ले, समझ में आई बात, ठीक है। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है बच्चों, मैं आप लोगों को बताता हूं। देयर आर सम प्रॉपर्टीज नोन एज मास, वॉल्यूम, ठीक है, इंटरनल एनर्जी, फिर नंबर ऑफ मोल्स, फिर स्पेसिफिक हीट, ये जितनी भी एनर्जी है, ये जितनी भी प्रॉपर्टीज, दीज आर सम प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो ये डिपेंड होती है बच्चों अमाउंट ऑफ मैटर पे, आपके अमाउंट ऑफ मैटर पे ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज डिपेंड होती हैं। अगर आपका अमाउंट ऑफ मैटर ज्यादा होगा तो मास भी ज्यादा होगा, अगर आपका अमाउंट ऑफ मैटर कम होगा तो मास भी कम होगा। सिमिलरली वॉल्यूम, लिक्विड की बात हो तो वॉल्यूम हो जाएगा। इंटरनल एनर्जी, देखो इंटरनल एनर्जी मतलब क्या, पोटेंशियल एनर्जी आप बोल सकते हो। जितना अमाउंट ज्यादा होगा उतनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होती है, सही। जितना ज्यादा अमाउंट होता है उतनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी, जितना बड़ा इंसान होता है, भारी इंसान होता है, उतनी ज्यादा उसके पास एनर्जी होती है, ऐसा बोलते हैं ना हम लोग, ठीक है। और जितना लुकड़ी इंसान है, पतला इंसान है, उसके पास एनर्जी नहीं, एक मुक्का मारो गिर जाएगा, उधर ही खत्म, समझ रहे हो, ठीक है। सो इंटरनल एनर्जी मतलब क्या, कि जितना ज्यादा मास, जितना ज्यादा वॉल्यूम, जितना ज्यादा अमाउंट ऑफ मैटर, उतना ज्यादा एनर्जी। तो मतलब ये भी किस पे डिपेंड है, अमाउंट ऑफ मैटर पे। फिर आपका नंबर ऑफ मोल्स, अभी मैंने आपको बताया, और आपकी स्पेसिफिक हीट आपके एक एक मॉलिक्यूल्स की हीट को कहते हैं। तो जितने ज्यादा मॉलिक्यूल उतनी ज्यादा स्पेसिफिक, समझ में आई बात, ठीक है। सो आपका जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मतलब क्या, वो प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ मैटर पे, अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है। वो प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ मैटर पे डिपेंड नहीं करती। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों हम लोग इंटेंसिव प्रॉपर्टी की। अब आपको समझ में आ गया होगा इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है। द प्रॉपर्टी which is independent
ऑन द अमाउंट ऑफ मैटर, ऑन द अमाउंट ऑफ मैटर present in the system, in the system is called as intensive property, intensive प्रॉपर्टी। समझ में आई बात? तो मतलब कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज भी हैं जो अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड नहीं करती बच्चों। समझ में आई बात? ठीक है, तो ऐसी प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या कहेंगे? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना एक्सटेंसिव इंटेंसिव, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं यार कौन सा डिपेंडेंट था कौन सा इंडिपेंडेंट था। डेफिनेशन तो बड़ी आसान है, डेफिनेशन तो कोई 5 साल का बच्चा भी याद कर लेगा, मतलब 5 साल का नहीं 5वीं का बच्चा याद कर लेगा, 5 साल का नहीं। तो डेफिनेशन तो बड़ी आसान है, पर बच्चे कंफ्यूज जाते हैं कि कौन सा डिपेंडेंट है कौन सा इंडिपेंडेंट है। इसका एक ट्रिक बताता हूं मैं आप लोगों को। देखो, इंटेंसिव का स्पेलिंग चालू होता है आई से, IN से, सही है, और इंडिपेंडेंट का जो स्पेलिंग है वो भी आई से शुरू होता है। तो इंटेंसिव इंडिपेंडेंट होगा, याद कर लो ऐसे। मैं तो ऐसे याद करता ना, मुझे याद हो जाता था। अब देखो मेरे पास जो ट्रिक है वो मैं आपको बता रहा हूं, अब आप अपना कुछ ट्रिक बना सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, सही है। तो इंटेंसिव तो आई से शुरू हो रहा है, सो आई मतलब क्या है बच्चों? आपका इंडिपेंडेंट, जो इंडिपेंडेंट होगा। और एक्सटेंसिव मतलब अब एक याद हो गया तो दूसरा तो आपको पता चल ही जाएगा ना, कि जो डिपेंडेंट नहीं होगा। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है बच्चों। अच्छा एक और चीज स्पेसिफिक हीट यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे सिर्फ हीट कैपेसिटी आएगा। गलती से मैंने लिख दिया था, गलती कर देना बच्चों, अभी तक तो बच्चे एकदम रेबेलियन मचा दिए होंगे ना। हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एक्चुअल में इसके अंदर आता है, आपके इंटेंसिव प्रॉपर्टी के। ठीक है, ठीक है, चलेगा। तो बता दे कौन कौन सी है, चलो आ जाओ बता दे। एक है आपका टेम्परेचर, एक है आपका प्रेशर, फिर आप कह सकते हो आपका बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट सब टेम्परेचर में आ जाता है, पर इसको अलग से लिखते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। फिर यहाँ पे आता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और क्या है? सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन। और क्या है? विस्कोसिटी, विस्कोसिटी स्पेलिंग क्या है यार, देख लो, विस्कोसिटी। बस आई गेस इतना ही है। ठीक है, तो ये है बच्चों आपके कुछ इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो कि अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड नहीं करते। अब कैसे नहीं करते बताता हूं आप लोगों को। देखो, अगर मान लो पानी आप 1 लीटर ले रहे हो या 100 लीटर ले रहे हो, कितना भी ले रहे हो, उसका टेम्परेचर तो चेंज नहीं होगा, उसका टेम्परेचर तो उतना ही रहेगा। सही बात है, सही बात है, उसका टेम्परेचर बच्चों उतना ही रहेगा, सही है। प्रेशर, कोई भी लिक्विड हो जो उसका प्रेशर है वो उतना ही लेगा, चाहे आप ज्यादा अमाउंट में लो चाहे कम अमाउंट में, तो प्रेशर भी आपका सेम होगा। बॉइलिंग पॉइंट, चाहे आप 100 ml का बॉइलिंग पॉइंट निकालो चाहे आप 1 ml का बॉइलिंग पॉइंट निकालो, आपके वाटर का बॉइलिंग पॉइंट सेम ही होगा। सेम चीज मेल्टिंग पॉइंट भी, मेल्टिंग पॉइंट लिखना है यहाँ पे, मेल्टिंग पॉइंट भी सेम रहेगा। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी सेम रहेगा, मतलब इसके ऊपर। फिर सरफेस टेंशन की बात करो, देखो चाहे आप कितना भी बड़ा लिक्विड ले लो चाहे आप छोटा सा लिक्विड ले लो, उसका फिजिकल प्रॉपर्टी तो वही है ना, सरफेस टेंशन तो उतना ही रहेगा। और उसकी विस्कोसिटी, चाहे आप 1 लीटर लिक्विड लो, चाहे ऑयल एग्जांपल ले लो, ऑयल, चाहे आप 10 लीटर ऑयल ले लो चाहे आप 1 लीटर ऑयल ले लो, उसकी विस्कोसिटी, उसकी बहने की धारा, उसकी जो बहने की स्पीड है तो सेम ही रहेगी। ठीक है, सो दिस इज द प्रॉपर्टीज विच आर इंडिपेंडेंट ऑन अमाउंट ऑफ मैटर। क्या है? इंडिपेंडेंट ऑन अमाउंट ऑफ मैटर। चलो बात हो गई खत्म यहाँ पर, बढ़िया, ले लो स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलेगा। तो बच्चों आगे नहीं बढ़ेंगे, मतलब इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। इसके बाद का जो टॉपिक है स्टेट फंक्शन, फिर इक्विलिब्रियम। ठीक है, स्टेट फंक्शन पाथ फंक्शन अलग अलग चीज़ें मैं लिख कर लाया था, पर वीडियो बहुत बड़ी हो गई है ऑलरेडी, 44-45 मिनट की बन गई है। तो बच्चों इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। आई होप बच्चों आप लोगों को ये वीडियो मज़ेदार लगी होगी। जितनी भी चीज़ें मैंने आपको सिखाई हैं उसे अपने बुक में ज़रूर से लिखिएगा, उसे अपने
प्रैक्टिस जरूर से कीजिएगा, पढ़िएगा जरूर से, तभी आपको चीज़ें और बेटर तरीके से समझ में आएंगी। ठीक है, बाकी आप लोग के लिए लेक्चर्स आते रहेंगे, मैं आप लोग को सारे के सारे टॉपिक्स इसी तरीके से मजेदार तरीके से पढ़ाते रहूंगा। ठीक है, सो वीडियो को लाइक जरूर से कर दें, इफ यू एंजॉयड द वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों तक जरूर से शेयर कर देना, सबको दिखा देना इस वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लो। ठीक है, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दो ताकि मैं कभी भी वीडियोस अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए अपने फोन पे। सही है, इंस्टाग्राम पे आ जाना, वहां पे फॉलो कर लेना, वहां पे अपने डाउट्स कुछ होंगे तो मेरे तक पहुंचा देना, आप लोग का डाउट्स वेलकम है बच्चों। ठीक है, आप लोगों को वहां पे भी सोल्यूशन मिलेगा। तो बच्चों मिलता हूं आप लोगों से एक दूसरी वीडियो में जहां पर हम लोग और बातें करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए एंड कीप स्टडी। बाय बाय।